अकाउंटिंग रेशो 4 टाइप्स की होती है। उस 4 में से आज हमने एक टाइप किया जिसका नाम क्या था, लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो 2 टाइप्स की होती है। क्या होता है, करंट एसेट्स, और दूसरा क्या होता है हमारा क्विक एसिड। अब क्विक एसिड का नाम है एसिड टेस्ट रेशो या फिर लिक्विड रेशो हमारी होती है। करंट रेशो कैसे निकलती है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी के साथ। उसके बाद हमने देखा कि करंट रेशो का जो आइडियल रेशो है वो कितना होता है, 2:1 होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी अकाउंटिंग रेशो की क्लास होने वाली है, क्लास 12 के लिए और उन सब के लिए जिसको कभी भी रेशो एनालिसिस में क्या हो, डाउट आया हो। और आपका ये रेशो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए, क्योंकि जो टीचर बाहर से आता है वाइवा लेने के लिए वो आपसे रेशो एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 8 years और आप देख रहे हैं एएसबी कॉन्सेप्ट लर्निंग। हमारे टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशो, जिसको हम रेशो एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेशो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है। रेशो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ये क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो फर्म की, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को चेक कर सके। मतलब आज कितनी सेल हुई है पिछले के मुकाबले, मतलब मेरी सेल ज़्यादा हुई है या फिर नहीं हुई है, मेरा प्रॉफिट पहले से बेटर हुआ है या नहीं हुआ है, मेरा नेट प्रॉफिट बेटर हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे करंट एसेट में क्या इम्पैक्ट आया है, मेरे करंट लायबिलिटी में क्या इम्पैक्ट आया है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमें, रेशो एनालिसिस बताती है। इसी चीज़ को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 4 रेशोज में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पहली है हमारी लिक्विडिटी रेशो, दूसरी है सॉल्वेंसी रेशो, और तीसरी है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, और चौथी हमारी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी रेशो, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे। हाँ, और एक और चीज़ बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत सारी मैथमेटिक्स यूज़ होती है, इसलिए वो चैप्टर को छोड़ देते हैं। मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने मेरी वीडियो की सीरीज़ देख ली ना, आपको ये चैप्टर से प्यार हो जाएगा एकदम। आपको सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे, वो भी टिप्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में मेरी जितनी भी वीडियो आ रही हैं वो आप तक आ जाएं और आप उनको देख सको और बेनिफिट उठा सको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी। सबसे पहले हम लिक्विडिटी का मीनिंग समझेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अगर आपको लिक्विडिटी का ऑब्जेक्टिव या किसी भी टॉपिक का अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए तो आपको टॉपिक समझने में बहुत आसानी होती है। तो चलो, अगर मैं लिक्विडिटी को यहाँ से समझाऊँ देन मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारे। लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी एज दे बिकम ड्यू। अगर मैं सिंपल वे में समझाऊँ लिक्विडिटी का मतलब क्या है, फर्म ने किसी से लोन लिया या किसी से पैसे लिए, अगर वो पैसे देने के टाइम पर कंपनी ने पैसे दे दिए, ठीक है, अगर ऑन द जैसे 12 तारीख को देने थे तो उसने 12 को दिए, अगर 12 को देने थे लेकिन उसने 15 को दिए, उसने 20 को दिए, अगले महीने दिए, 1 साल बाद दिए, तो ये क्या बताता है कंपनी की पोजीशन कैसी है। देखो, अगर मेरे को 12 तारीख को पैसे देने थे तो मैंने अगर 12 तारीख को पैसे दे दिए तो मेरी कंपनी की पोजीशन क्या है, बहुत अच्छी है, मेरे पास एसेट है, मेरे पास पैसा है कि मैं अगर लोन लेता हूं तो ऑन द स्पॉट पे कर देता हूं। अगर मेरी क्या हुआ, 12 को ड्यू था लेकिन मैंने पे नहीं किया, 20 तारीख को दिया, तो मेरा क्या होगा, मेरी पोजीशन थोड़ी सी बेटर नहीं है, थोड़ी सी खराब है। हाँ बेटर है, पर मैं ऑन जब ड्यू हो रहा है तब मैं पैसे पे नहीं कर पा रहा हूँ और मैं बहुत लेट कर रहा हूँ। तो ये क्या बताता है, कंपनी की पोजीशन बहुत ही खराब है कि कंपनी पे नहीं करती लोन लेने के बाद, ये पैसे किसी से लेती है तो पे नहीं करती। अगर मैं बोलूँ एक और चीज़, लिक्विडिटी सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात करता है, एक करंट एसेट्स के बारे में बात करता है, एक करंट लायबिलिटी के बारे में बात करता है, जो हमारे कहाँ आता है, बैलेंस शीट के अंदर आता है। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बारे में बात करता है जो हमारे कहाँ आता है, बैलेंस शीट के अंदर आता है। ओके, अगर मैं इसको बोलूँ सिंपल वे में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की मीनिंग अगर जिसको पता नहीं है, जैसे समझने में दिक्कत आती है, मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग की बेसिक अकाउंटिंग के पार्ट्स बना रखे हैं जिसके अंदर मैंने करंट एसेट्स के बारे में बता रखा है, करंट लायबिलिटी के बारे में बता रखा है। मैं उस वीडियो की लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं बोलूँ लिक्विडिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब जो पेपर में 2 पार्ट्स आते हैं वो ये रहे, करंट रेशो और क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। मतलब क्या हुआ, एक तो ये चीज़ है, करंट रेशो आती ही आती है, दूसरा क्विक रेशो,
मतलब ज़्यादातर नाम क्या जाना था, करंट एसेट्स, क्विक रेशो। लेकिन क्विक रेशो के और कौन कौन से नाम होते हैं, एसेट टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। देखो पेपर में कभी कभी देखो टीचर क्या करता है, क्विक रेशो ना दे के एसेट टेस्ट रेशो दे देता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पता है इसको किस नाम से जानते हैं, करंट एसेट्स और क्विक रेशो। ये दोनों नाम बहुत ही कम यूज़ होते हैं तो इसलिए भूल जाते हैं। पर आपको हर चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है, ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सको। ओके, तो चलो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करते हैं, इनके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया लिक्विड रेशो कितनी पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या बोलते हैं, करंट रेशो। दूसरा पार्ट क्या बोलते हैं, क्विक रेशो। क्विक रेशो के नाम बताया मैंने कि इसको एसेट टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं करंट रेशो। तो करंट रेशो सबसे पहले क्या बताता है आपको, ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में। ठीक है, मतलब करंट रेशो सिर्फ किसके बारे में बात करता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में बात करता है। अब जिसको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन डिटेल में जाननी है कि क्या होता है और क्या नहीं होता, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना। पर हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होता क्या है शॉर्ट फॉर्म में। करंट एसेट्स को अगर मैं बोलूँ सिंपल वे में, तो मैं ये बोल सकता हूँ ऐसे एसेट्स जो आपको फ्यूचर में विद इन 1 ईयर के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करें, मतलब जो सिर्फ 1 साल तक के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करें या कैश में कन्वर्ट हो जाएं इजीली, उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट। और उसी की तरह करंट लायबिलिटी क्या होगा, वो लायबिलिटी जो मेरे को 1 साल के अंदर किसी को पे करनी हो, उसे क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशो को मैंने सीआर बोलते हैं जनरली, और सीआर के नाम से ही फेमस है कि करंट रेशो कैसे निकलती है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। कैसे निकलती है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं सीए अपॉन में सीएल। ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ओके, तो मतलब करंट रेशो ऐसे सॉल्व होती है। अब हम देखेंगे कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, वो अभी मैं बताता हूं। इससे पहले हमारी जो करंट रेशो है वो जनरली आइडियल कितना, लायबिलिटी और करंट एसेट का जो रिलेशन है वो कितना होता है, 2:1। इसे क्या बोलते हैं, आइडियल रेशो बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो हम कितना मान के चलते हैं, 2:1। ठीक है, हमारी करंट रेशो कम, मतलब लायबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी लायबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा, मतलब ये ऊपर की वैल्यू 1 और नीचे ज़्यादा बड़ी होगी तो इससे फर्म की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इससे पता चलता है कि लायबिलिटी मेरी क्या है, सिंगल, और एसेट क्या है, डबल। तो इसका मतलब मेरी फर्म की पोजीशन क्या है, अच्छी है। अगर ये लायबिलिटी बढ़ेगा और एसेट कम होगा तो इससे पता चलेगा मेरी फर्म की पोजीशन क्या है, खराब है। तो आइडियल जो रेशो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 2:1। तो चलो देखते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा। तो करंट एसेट्स के अंदर मैंने क्या क्या बताया, करंट एसेट में क्या क्या बताया आपका कि क्या क्या आता है करंट एसेट के अंदर। सबसे पहली चीज करंट एसेट में मैंने क्या बोला, ऐसे एसेट्स जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करें विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर और इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या आता है इसके अंदर, मैं काम करता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको सारा समझा देता हूँ। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम बच जाएगा। देखो तो मैंने यहाँ पर करंट एसेट लिख लिया है, यहाँ पर करंट लायबिलिटी लिख लिया है, ताकि मैं जल्दी से आपको समझा सकूं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होता है। देखो डेफिनेशन तो मैंने बता दी, करंट एसेट्स की क्या होती है डेफिनेशन, कि जो मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड करे विद इन 1 ईयर या जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। अब देखो कैश, करंट एसेट के अंदर मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला कैश, दूसरा कैश इन हैंड इंक्लूड होता है, कैश एट बैंक इंक्लूड होता है, डेटर, डेटर कौन होता है, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेटर। लेस प्रोविजन, मतलब जो प्रोविजन बना रखा होगा कि मेरे कितने पैसे डूब जाएंगे, वो क्या कर देना है, डेटर के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फिर उसके बाद बी आर, बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल, वो भी मेरे को एक साल के अंदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। क्लोजिंग स्टॉक, देखो यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे जो बैलेंस शीट बनती है उसके अंदर जो लास्ट में आता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने
अभी पे कर दिए, बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका दूं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की सिम्स होती हैं, प्रीपेड सिम्स होती हैं, हम पहले रिचार्ज करते हैं, देन उसके बाद हमें क्या मिलता है, कॉलिंग के बेनिफिट्स मिलता है। तो वैसे ही ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने अभी पहले ही पे कर दिए, देन उसके बाद मेरे को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंपनी ने अलग अलग शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे उन्हें रिटर्न मिल रही है, मतलब विद इन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगला क्या आता है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मेरे को मतलब जो मिल गई है, होने वाली है, उसे क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करंट एसेट्स के अंदर आ सकती हैं। ये गिनी चुने कुछ चीज़ें हैं जो जनरली आपसे रेशो के अंदर आती हैं कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं एक बार। करंट एसेट के अंदर क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स सीएबल, डेटर। डेटर आएगा, लेकिन डेटर में क्या माइनस होगा, प्रोविजन फॉर डेटर्स। उसके बाद क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, और आपका क्या आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होंगी। वैसे ही मेरा क्या आता है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है, मैंने बताया विद इन 1 ईयर मेरे को किसी को क्या करने हैं, पैसे पे करने हैं। जैसे देखो, जैसे डेटर था, डेटर क्या था, जिससे हमें पैसे लेने थे। तो क्रेडिटर कौन होगा, जिसको हमें पैसे देने होंगे, तो क्रेडिटर आ गया। जहां पर था बिल्स रिसीवेबल, यहाँ क्या आएगा, बिल्स पेबल। यहाँ पर एक और चीज़ आई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बकाया, मेरे को मतलब पे करना है किसी को, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर आती हैं। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। शॉर्ट टर्म लोन्स, देखो यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करी थी, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया। ओके, इसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस, मेरे को इनकम वगैरह रिसीव होगी एडवांस में ही, तो मेरे लिए लायबिलिटी है ना वो, शॉर्ट पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्यूशन पढ़ाता है, ठीक है, अगर उसने उसको पैसे पे कर दिया एडवांस फीस के, तो वो जो क्या है, उसके लिए लायबिलिटी है ना, कि उसको वो पे हुआ है तो उसको पढ़ाना है, उसको परफॉर्म करना है, उसका वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि उसको पढ़ाएगा तभी उसे क्या मिले हैं, पैसे मिले हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, करंट लायबिलिटी, ये मेरा क्या हुआ, करंट एसेट। इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, जो ऐड करेंगे उसे लिखेंगे करंट एसेट्स, इन सबको ऐड करेंगे क्या आएगा, करंट लायबिलिटी। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसे क्या करेंगे, करंट रेशो। अब देखो, जितनी मेरी ये बड़ी होगी रेशो, जैसे 2:1, 3:1, तो उतना ही कंपनी के लिए बेटर है। क्यों, लायबिलिटी के हिसाब से मेरे एसेट्स ज्यादा हैं। जितनी ये रेशो कम होगी, मतलब ये नीचे वाली चीज ज्यादा बड़ी होगी, ऊपर वाला छोटा होगा, उतनी ही कंपनी के लिए वो चीज क्या है, बेटर नहीं है। आई होप आपको एक करंट रेशो को पूरा फॉर्मूला और उसका मीनिंग समझ आ गया होगा। तो चलो, तो हम करने वाले अपनी सेकंड रेशो, जो हमारी लिक्विड रेशो के अंदर थी, कौन सी थी हमारी, क्विक रेशो, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो, या फिर लिक्विड रेशो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों रेशो को बता देता हूँ, फिर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो कर लेंगे हम, जिससे हमारी क्या होगा, लिक्विड रेशो के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा करंट रेशो कैसे निकलता था, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। वैसे ही क्विक रेशो कैसे निकलता है, क्विक एसेट्स, क्विक एसिड लिख लो या फिर लिक्विड एसिड लिख लो, अपॉन में क्या आएगा मेरा, करंट लायबिलिटी। अब देखो करंट लायबिलिटी का मीनिंग सेम वही है जो हमने किसके अंदर पढ़ा था, करंट रेशो के अंदर पढ़ा था। अब क्विक एसिड और लिक्विड एसिड का मतलब क्या है, करंट एसिड तो वही है, बस दो चीजें इंक्लूड नहीं करते। इसको मैं स्टार बना देता हूं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्या हो गया, मतलब क्विक एसिड और करंट एसिड में क्या डिफरेंस है, क्विक एसिड दो चीजों को इंक्लूड नहीं करता, एक क्लोजिंग स्टॉक को और एक किसको इंक्लूड नहीं करता, प्रीपेड एक्सपेंस को। अब क्वेश्चन में कभी कभी आपको स्टॉक की जगह क्या दे रखा होगा, इन्वेंट्री। क्या दे रखा होगा आपको, इन्वेंट्री। मतलब स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री भी होता है। तो मतलब मेन डिफरेंस पता चल गया हमें कि क्विक एसिड और करंट एसिड्स में क्या होता है, कि करंट एसिड के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, जो एक साल के अंदर आपको क्या कर रहा है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। और हमारा क्विक रेशो के अंदर क्या है, या फिर क्विक एसिड के अंदर क्या आता है हमारा, करंट एसिड सब कुछ, बस दो चीजों को छोड़ के, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब करंट रेशो का आइडियल रेशो क्या था, 2:1। इसका आइडियल रेशो कितना है, 1:1।
तो इसका मतलब इधर क्या है कि मेरी जितनी लायबिलिटी है उतना ही मेरे पास क्या है, फंड है। यानी 100%, जितना हाइयर द बेटर, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। और वहाँ पे भी वही था, ठीक है। अब हमने दोनों के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब हम आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं करा देता हूँ, जो जनरली इस क्वेश्चन से मतलब इन दोनों फॉर्मूले से बनते हैं। पर उससे पहले एक फॉर्मूला और बता देता हूँ जो कभी कभी यूज हो जाता है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक होता है वर्किंग कैपिटल। क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल गिवन होगा, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब WC इज इक्वल टू CA माइनस CL। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना साथ में, क्योंकि इस लिक्विड रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये भी हमारा क्या होता है, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूँ आपके पिछले अटेम्प्ट्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं लेता हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। चलो, तो सबसे पहले मैं दोनों फॉर्मूलों को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, देन उसके बाद बड़े वाले क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगा। ये भी वैसे आपके एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, करंट एसेट कितना गिवन है इसके अंदर, 5 लाख। करंट रेशो कितनी गिवन है, 2.5:1। एंड क्विक रेशो मैंने QR लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। एंड मेरे को क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट और स्टॉक। तो देखो करंट रेशो तो हमने पढ़ा था अभी, करंट रेशो CR किसके बराबर होता है, CA अपॉन में CL। ठीक है, ये कितना दे रखा है करंट रेशो, 2.5/1। और करंट एसेट कितना गिवन है, 5 लाख। देन CL दे रखा है करंट लायबिलिटी, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या हो गया, 5 लाख अपॉन में 2.5 डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो कितना आएगा ये, 2 लाख रुपीस। अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, मेरा करंट लायबिलिटी आ गया, मेरे पास करंट एसेट भी है और मेरे पास क्या है, करंट रेशो भी है। मुझे क्विक रेशो भी दे रखी है, मेरे को क्या निकालना है, लिक्विड एसिड। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा क्विक रेशो कैसे निकलती है, अभी बताया था मैंने, क्विक एसिड अपॉन में क्या था आपका, करंट लायबिलिटी, जिसको मैंने CL बोल रहा हूँ। क्विक रेशो कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1/1। क्विक एसिड मुझे कितने पता है, यही सॉल्व करना है, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि क्विक एसिड को ही क्या बोलते हैं हम, लिक्विड एसिड भी बोलते हैं। ये आ गया आपका। अब आने के बाद देखो क्या हुआ, मैं इसको लिक्विड एसिड बोल लेता हूँ। ठीक है, लिक्विड एसिड अपॉन में CL मैंने कितना निकाला, 2 लाख रुपीस। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2 लाख रुपीस। मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरा लिक्विड एसिड कितना आ गया, 2 लाख रुपीस। तो उससे ये समझ आया मेरा लिक्विड एसिड और करंट लायबिलिटीज दोनों क्या हैं, बराबर हैं। वो रेशो से भी बता सकते थे कि करंट क्विक रेशो और वो मतलब क्विक एसिड और करंट लायबिलिटी दोनों बराबर होगी, क्योंकि रेशो कितनी दे रखी थी, 1:1। अब देखो दोनों आ गई, मुझे क्या निकालना है, स्टॉक। अब मुझे पता है, जब मैंने अभी क्वेश्चन जब फॉर्मूला करा रहा था क्विक का, तो मैंने बोला था करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये लिखवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, किसके बराबर होता है, क्विक एसिड या लिक्विड एसिड के बराबर होता है। अब देखो क्या हुआ, लिक्विड एसिड कितने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 2 लाख रुपीस। प्रीपेड 0 है, स्टॉक मेरा निकालना है, मतलब स्टॉक क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा स्टॉक। और करंट एसेट्स, करंट एसेट कितने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब 5 लाख दे रखे हैं, 5 लाख को क्या करूंगा, उधर लेके जाऊंगा उस साइड, तो मेरा क्या हो गया, स्टॉक इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो 2 में से 5 गया तो कितना बचा, माइनस का 3 लाख। और ये मेरा क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, तो मेरा स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख रुपीस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका MCQ में आ सकता है, वरना टीचर बहुत ही अच्छा हो तो दे सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल एक आध बार पेपर में आया हुआ है। लेकिन मैंने इसको इसलिए लिया है ताकि मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि हम करंट रेशो, करंट क्विक रेशो को कैसे लिंक करके वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन रेशो से जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो ये आता है जिसमें वैल्यू क्या होती है, मिसिंग। तो चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो देखो क्या हुआ, करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है,
इन्वेंट्री गिवन है 40,000 और मुझे क्या निकालना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। जनरली क्वेश्चन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालने के लिए ही आते हैं। अब देखो ये जो इन्वेंट्री है ना ₹40,000, इसको क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स, मतलब करंट एसेट्स क्विक एसेट्स से बाय स्टॉक, मतलब कितने से ज्यादा है, 40,000 से ज्यादा है, एक्सेस है मतलब ज्यादा है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसको नॉर्मली में वे में क्या कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब भी आपको क्या आए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सॉल्व करने के लिए आए, आप सबसे पहले मानो लेट करंट एसेट बी एक्स। मैंने करंट एसेट क्या मान लिया, एक्स मान लिया, करंट लायबिलिटी वाई मानना है, वाई मान लो, मर्जी है आपकी, कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी कितना हो गया, बी वाई, ठीक है, वाई मान लेते हैं, वरना एक्स से भी एक को ही मान के काम चला सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, करंट रेशो, मेरा करंट रेशो क्या है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशो क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, 3/1, और करंट एसेट कितना गिवन है पता नहीं, यही तो मुझे निकालना है, और करंट लायबिलिटी भी मुझे पता नहीं है। अब मैंने देखो क्वेश्चन में करंट एसेट को मैंने क्या माना है, एक्स। जरूरी नहीं है कि आपको एक्स वाई मानना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा इजी वे में हो जाएगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वाई मान लिया, तो क्या होगा 3/1 इज इक्वल टू, इसको माना एक्स, इसको माना वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या हुआ 3y, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये इक्वेशन क्या मान लो मेरी फर्स्ट आ गई। ये मेरा करंट रेशो से आया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्विक रेशो भी गिवन है, तो फटाक से क्विक रेशो का फॉर्मूला बताओ, क्विक एसेट अपॉन में, यहां पर ध्यान होना चाहिए इसके लिए, क्विक एसेट अपॉन में CL, ठीक है। क्या मैं क्विक एसेट की जगह ऐसे लिख सकता हूं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। अभी तो बताया था कि क्विक एसेट कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए हमने क्या नहीं करा, माइनस नहीं करा। अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस होते तो हम क्या करते थे, माइनस। तो मैंने क्या बोला, क्विक एसेट की जगह मैं ये रखने वाला हूं। देखो क्विक रेशो कितनी की बने, 2/1, इसकी जगह मैंने रख दिया करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और करंट लायबिलिटी को ऑलरेडी मैंने क्या माना हुआ है, वाई। अब देखो क्या हुआ, 2/1, ये हो गया एक्स, स्टॉक कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 40,000, और ये कितना आ गया मेरा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 40,000 आ गया। अब देखो इधर ले आते हैं, एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, 2y प्लस में 40 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो क्या हुआ, जरूरी नहीं ऐसा करो, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो मर्जी है। देखो x की वैल्यू इसके बराबर हो गई, x की वैल्यू इसके भी बराबर होगी, मतलब x की वैल्यू 3y के बराबर है, x की वैल्यू 2y प्लस 40,000 के बराबर है। तो अब क्या करना है, मैथ्स तो थोड़ी बहुत करी हुई है सबने, तो क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल रख दूं, 3y किसके बराबर होगा 2y प्लस में 40। अब 2y इधर आएगा तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 40, यानी y की वैल्यू कितनी आई है 40,000। देखो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 40,000। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे लिख लेगी, सिर्फ 40,000 उठा के क्या कर दूंगा इस इक्वेशन में पुट, तो क्या होगा 3 × 40,000 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1,20,000। अब देखो x जो माना था वो क्या था मेरा करंट एसेट्स, और y क्या माना था मेरा करंट लायबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-3 मार्क्स के आते हैं, 4-4 मार्क्स के आते हैं। तो क्या होता है, क्वेश्चन में करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, इन्वेंट्री वगैरह गिवन है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि एक्स वाई मानो, मान भी सकते हो, विदा नहीं मानोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। आपको करंट रेशो लिखनी है, बस याद रखना कि क्विक एसेट और करंट एसेट का रिलेशन क्या है। क्विक एसेट कैसे निकलता है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर दोनों में से प्रीपेड नहीं गिवन है तो माइनस स्टॉक करेंगे, स्टॉक नहीं गिवन है प्रीपेड गिवन है तो माइनस प्रीपेड करेंगे, ये याद रखना है।
इधर से इक्वेशन बनाएंगे, इधर से इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को इक्वेट करके क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। मैं एक और टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे क्वेश्चन आ सकता है वर्किंग कैपिटल का लेके, देन मैं आपका लिक्विड रेशियो को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पर मैं जो कराने वाला हूँ आज, तीसरा टाइप जो आ सकता है पेपर के अंदर, कि मेरे पास करंट रेशियो गिवन है, मेरे पास क्विक रेशियो गिवन है और मेरे पास क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल, और मुझे सॉल्व करना है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले आपको क्या मानना है, करंट एसेट को क्या मानना है, BX, और करंट लायबिलिटी को क्या मानना है, BY। फिर उसके बाद चेक करो करंट रेशियो कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, करंट रेशियो किसके बराबर है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो कितनी है, 3/1। क्या एक्स की करंट एसेट की वैल्यू गिवन है, नहीं, मैंने मानी है x। क्या करंट लायबिलिटी की, नहीं, मैंने कितनी मानी है, y। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3y = x। तो ये वैल्यू आ गई मेरी, यहाँ से करंट एसेट की वैल्यू आ गई। वैसे ही अब मैंने क्या निकाल लिया, मैंने करंट रेशियो की हेल्प से x और y यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो निकाल लिया। देन अब मैं क्या करूँगा, क्विक रेशियो निकालूंगा। मेरे पास क्विक रेशियो गिवन है, तो क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन में क्या होता है, करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो पता है मुझे 1.2 अपॉन में 1। ठीक है, उसके बाद क्विक एसेट, मैंने क्विक एसेट के बारे में बताया था अभी, जस्ट कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट लायबिलिटी को क्या माना है मैंने क्वेश्चन के अंदर, y। अब देखो क्या हुआ, ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1.5y, और मैंने करंट एसेट को भी क्या मान रखा है, x, और स्टॉक की वैल्यू भी नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, पर मेरा आंसर क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 वैल्यू मिसिंग है और उसके अंदर 3 वैल्यू मिसिंग है और इसमें 2, तो इक्वेट ही नहीं हो सकती। एक के रोक के दूसरा को इक्वेट करेंगे। तो अब क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है कि मेरे को क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल। मेरे को वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है आपका, मैंने बोला वर्किंग कैपिटल किसके बराबर बताया था मैंने, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मेरे को वर्किंग कैपिटल दे रखा 1,80,000। तो देखो क्या हुआ, करंट एसेट क्या होता है, x। वैसे ही मैंने क्या माना यहाँ पे, करंट लायबिलिटी क्या मान लिया था मैंने, y। तो मेरी ये वैल्यू आ गई। अब देखो क्या हुआ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, दिस = दिस। तो देखो क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 3, मेरी x की वैल्यू किसके बराबर है, 180 लाख प्लस में 180 लाख प्लस में y = x। और यहाँ पर देखो x की वैल्यू किसके बराबर है, 3y। क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखो x की वैल्यू इसके बराबर, x की वैल्यू इसके बराबर, तो मैंने क्या करा, 3y = 180 प्लस में y। तो y की वैल्यू इधर जाएगी तो कितना बचेगा, ये 2y, और ये कितना बचेगा, 180। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिवाइड में 2, यानी कितना आ गया, 90,000। ओके, यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, y की वैल्यू 90। तो देखो y की वैल्यू आ गई। क्या मैं इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैंने क्या करा इस इक्वेशन में पुट, 1,80,000 प्लस में 90,000 = x। ये कितना है, 2,70,000। तो देखो क्या हुआ, मैंने y की वैल्यू निकाल ली, और y मेरा क्वेश्चन में मैंने क्या माना हुआ है, करंट लायबिलिटी भी निकाल लिया मैंने, और x क्या माना हुआ है मैंने, करंट एसेट भी निकाल लिया मैंने। अब करंट एसेट की भी वैल्यू पता है, करंट लायबिलिटी की भी वैल्यू पता है। अब मुझे क्या करना है, मेरी इस वाली इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, स्टॉक की। तो कितना होगा, 1.2 इंटू वाई कितना है मेरा, 90,000 = x कितना निकला मेरा, 270 माइनस स्टॉक। अब स्टॉक माइनस है, हम इधर लेके आ रहे हैं, कितना आ गया, प्लस में स्टॉक 270 माइनस 1.2 इंटू 90। अब हमारा ये कितना आएगा, 1.2 इंटू 90 कितना होता है, 0.218, यानी कितना हो गया ये हमारा 1,08,000। 1,08,000 आ गया। अब 1,08,000 को इसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो बताओ कितना बचेगा आपका, 1,62,000। तो ये मेरा क्या आ गया, स्टॉक की वैल्यू
आ गई। तो देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, स्टॉक भी निकाल लिया, करंट एसेट भी निकाल लिया, करंट लायबिलिटी भी निकाल लिया। अब देखो लिक्विड रेशो से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे मैंने तीनों करा दिए हैं। पहला सिंपल था वो आता है, लेकिन दूसरा भी करा दिया और तीसरे टाइप का भी करा दिया अगर वर्किंग कैपिटल का आता है। अब देखो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन भी बना सकता है या अलग अलग दे सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मिसिंग वैल्यू ही आती है लिक्विड रेशो के साथ। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लिक्विड रेशो, पूरा हमने खत्म कर लिया है। तो क्लास खत्म करने से पहले हम अपना क्या करने वाले हैं, रिवीजन, जो हम हर बार करते हैं क्लास को एंड करने से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। तो हमने आज की क्लास पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हमारा अकाउंटिंग रेशो 4 टाइप्स की होती है। उस 4 में से आज हमने एक टाइप किया जिसका नाम क्या था, लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो 2 टाइप्स की होती है, क्या होता है, करंट एसेट्स, और दूसरा क्या होता है हमारा क्विक एसेट। अब क्विक एसेट का नाम है एसेट टेस्ट रेशो या फिर लिक्विड रेशो हमारी होती है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि करंट रेशो कैसे निकलती है। करंट रेशो कैसे निकलती है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी के साथ। उसके बाद हमने देखा कि करंट रेशो का जो आइडियल रेशो है वो कितना होता है, 2:1 होता है। देन हमने पढ़ा कि करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपको क्या करती हैं, विद इन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं और इजीली कैश में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। वैसे ही हमारा करंट लायबिलिटी क्या होता है, जो आपको 1 साल के अंदर किसी को पैसे देने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ये मेरा क्या पढ़ा मैंने, करंट रेशो। देन उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा या मैंने पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने पढ़ा क्विक एसेट। क्विक एसेट और क्विक रेशो। तो हमने पढ़ा क्विक रेशो किसके बराबर होती है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। देन उसके बाद हमने देखा करंट लायबिलिटी सेम वैसे ही है जैसा हमने करंट रेशो के अंदर करा। फिर हमारा मेन आता है करंट एसेट और क्विक एसेट का रिलेशन क्या है। तो हमने देखा कि क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से 2 चीजें माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, एक इन्वेंट्री माइनस करते हैं और एक क्या माइनस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं। देन लास्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल क्या कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। दैट्स इट। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले पता है, आपको यूज करना आता है, तो आपको लिक्विड रेशो के क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड देखते रहें मेरे चैनल को। बाय।